नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। यूपी की राजनीति हो और धर्म का मुद्दा ना हो, यह तो भाई असंभव है। बिना धर्म की बात के यूपी का देश के सियासतदानों का पानी नहीं पचता। तभी तो 5 साल तक दिखाई देने वाले विकास, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे चुनाव आते ही कहीं धूमिल से हो जाते हैं और बात घूम फिर कर वही धर्म पर आ जाती है। 2017 का चुनाव तो आपको याद होगा ही। राम लहर ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूरे चुनाव में क्लीन स्वीप करा दिया था। विपक्षियों को जमानत बचाने तक का मौका नहीं दिया था, उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। 2014 की बात कर ले या 2019 की बात कर ले, लोकसभा चुनाव 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन 2019 में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद राम मंदिर को लेकर उठ रही मांग अब खत्म हो चुकी है और अब भगवान राम की जगह भगवान विष्णु के एक और अवतार परशुराम ने ले ली है। जी हां, अब तक भगवान राम बीजेपी की आस्था का मुद्दा रहे और राम मंदिर आंदोलन से लेकर 2019 चुनाव तक बीजेपी ने हर बार राम मंदिर बनाने का समर्थन किया। इसके लिए हर मंच पर बीजेपी ने आवाज बुलंद की। लेकिन अब लगता है कि विपक्ष अपनी कुंभकर्णीय नींद से जाग गया है और उसने एक और ईश्वर अवतार परशुराम को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल समाजवादी पार्टी, जो कि अब तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अपना काम बता रही थी, उसने अब भगवान परशुराम की विशाल मूर्ति यहां लगाने की बात कह डाली। यानी साफ है, प्रदेश की राजनीति को गरमाने की पूरी कोशिश सपा कर रही है। वही कांग्रेस और बसपा भी इसमें पीछे नहीं है। दोनों पार्टियां लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन और ब्राह्मण कार्ड खेलने में लगी हुई है। खासकर परशुराम, जो कि ब्राह्मण पुत्र थे, उनका नाम लेकर बार बार विपक्ष राम के मुद्दे का प्रतिकार करने में लगा हुआ है। अब ये बात किसी से छिपी तो है नहीं कि प्रदेश की राजनीति में हमेशा से ही पूर्वांचल में सबसे ज्यादा आबादी अगर किसी की है तो वह ब्राह्मण मतदाताओं की। यहाँ पर 15% तक ब्राह्मण हैं। ऐसे में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, तमाम विपक्षी दल फिलहाल इसी कोशिश में कि बीजेपी की काट कैसे की जाए। और बीजेपी की काट के लिए जहां पश्चिम में जाट मुस्लिम यादव गठजोड़ बनाने में विपक्षी दल लगे हुए हैं, तो वहीं पूर्वांचल में ब्राह्मण और पिछड़ों का कॉम्बिनेशन बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में साफ है, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे पक्ष विपक्ष के बीच राम परशुराम का यह द्वंद्व और तेज होता चला जाएगा। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। ऐसे में बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। मसलन परशुराम का नाम क्या बनाएगा, बिगड़ेगा? अब बीजेपी के राम तो क्या विपक्ष के हो गए परशुराम? ये भी बड़ा सवाल। सत्ता की लड़ाई घूम फिर कर आखिरकार वहीं पर, यानी कि धर्म पर ही फिर से क्यों आ गई? विपक्ष का बदला अंदाज, क्या परशुराम अब लगाएंगे विपक्ष की नैया पर? यह भी महत्वपूर्ण सवाल। विपक्ष का एकमात्र सहारा, क्या परशुराम लगाएंगे किनारा? विपक्ष का ब्राह्मण पाठ बीजेपी अब कैसे करेगी इसका काट? ये भी महत्वपूर्ण सवाल। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ इस समय बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव मौजूद है, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर सुनील कौशिक आपके विश्लेषण के साथ करना चाहूंगी। क्या माना जाए, बीजेपी के राम हो गए तो विपक्ष अब परशुराम के सहारे? नहीं, ये तो शिल्पा समझना पड़ेगा इस प्रदेश की जनता को कि जो भी राजनीतिक दल जिस जाति वर्ग को जिसके माध्यम से साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी सरकार के रहते हुए उस वर्ग का क्या हुआ, ये भी तो लगभग अपनी पार्टियां उस श्वेत पत्र को जारी करें। हाँ। और दूसरा आप देखेंगे कि जो वर्ग 2007 में बहुजन समाज पार्टी के साथ था, 2012 में वो वर्ग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास चला गया। और ये निष्कर्ष निकलता है कि जो वर्ग बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी के पास गया, क्या उस वर्ग को कुछ मिला क्या? और कुछ मिला होता तो मुझे लगता है कि सत्ता का दोबारा आना जरूर होता है उनका। लेकिन सत्ता में वापसी उनकी नहीं हुई है, तो हम कह सकते हैं कि जिस वर्ग की वो राजनीति कर रहे हैं, जिस वर्ग को साथ लाने की बात कह रहे हैं,
वो वर्ग कहीं ना कहीं नाखुश हुआ और वो वर्ग 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। अब ये समय बताएगा 2022 का चुनाव कि जिस वर्ग को भाजपा या समाजवादी पार्टी साथ लाने का काम कर रही है, चाहे राम को लेकर के हो, चाहे कृष्ण को लेकर के हो, चाहे परशुराम को लेकर के हो, वो अपने अपने गिलेमान में झांक लें इस बात को ईमानदारी से, क्या उस वर्ग के लिए उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया है। केवल प्रतिनिधित्व देना ही नहीं कह सकते कि आप सत्ता के गलियारे में उनको न्याय मिल पा रहा है। क्या उस जाति विशेष को न्याय मिला? क्या उनको नौकरियां मिली? क्या उनके साथ अत्याचार खत्म हुआ? क्या उनको व्यवसाय करने में आसानी हुई? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उनको सुविधाएं देनी चाहिए थी। और आपने कोरोना काल में देखा होगा, मुझे लगता है कि उस वर्ग को वो समझ नहीं पा रहे राजनीतिक दल कि गरीबी रेखा से नीचे जितने भी लोग हैं सरकार ने बहुत कुछ खुल के दिया। और कोरोना काल में मुझे लगता है कि वो व्यवस्थाएं जो सरकार की तरफ से होने चाहिए थे, रोटी पानी की, स्वास्थ्य की, वो उनको मिली। लेकिन मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसको न सरकार की तरफ से कुछ मिला, न राजनीतिक दलों की तरफ से कुछ मिला। वो मध्यम परिवार अब सोचेंगे इस बात को लेकर के कि कौन सा राजनीतिक दल उनके साथ रहा है, किस राजनीतिक दल ने उनका साथ सहयोग किया, और इस कोरोना काल में कौन सा राजनीतिक दल सड़कों में और गलियों पर निकल के आकर के उनकी लड़ाई लड़ी। लेकिन क्या किसी भी दल को इन लोगों की चिंता है? क्योंकि लग तो नहीं रहा, घूम फिर कर ये पूरी राजनीतिक लड़ाई वापस से धर्म पर आ गई है, यानी कि वही ध्रुवीकरण का खेल खेला जाएगा, उसके बाद फिर वही ढाके तीन पात हो जाएंगे। क्या होगा फिर इन लोगों? वही मैं कह रहा इन लोगों की हूँ, भलाई का, वास्तव में जो वर्ग, मैंने फिर वही रिपीट कर रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ सत्ता तक पहुंचाने में वो वर्ग साथ था, तो उनकी पुनः वापसी न होने का बिल्कुल स्पष्ट रीजन है कि उन वर्गों का उस राजनीतिक दल ने ध्यान नहीं रखा। और मैं बड़ा ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में तमाम ऐसे ब्राह्मण चेहरे थे जो अंदर से इतनी दुखी थे कि रोना भी उनको आता था, और वो स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी में कहते थे कि केवल यादवों के अलावा इस पार्टी में कोई सुनवाई नहीं है। वही मैंने बहुजन समाज पार्टी की सरकार में देखा। केवल आपने जिस तरीके से भाईचारा कमेटियां गठित तो कर दी, उनका वोट बैंक तो ले लिया, लेकिन राजनीति के गलियारों में छोटे स्तर की हम ग्राम सभा और विधानसभा की हम बात करेंगे तो उस वर्ग की बहुत ज्यादा पूछ नहीं हुई। और जब पूछ नहीं हुई तो वो वर्ग समाजवादी पार्टी के पास चला गया, और जब समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ तो भाजपा में। और ये आरोप भाजपा पे भी लग रहे हैं कि तमाम ऐसी नियुक्तियां हुई जहां उस वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया। तमाम ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, तमाम ऐसी स्थितियां वहां केवल ठाकुरों का बोलबाला रहा। और ये राजनीतिक दल इसका आरोप भी लगाते हैं कि नियुक्ति की बात हो, पोस्टिंग की बात हो या न्याय की बात हो, तो कहीं न कहीं ब्राह्मणों के साथ भी नाइंसाफी हुई है। तो ये दिखाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को आकर के सामने कि वास्तव में जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं उस वर्ग को कुछ मिला या नहीं मिला है। केवल ये नहीं है कि आपने कानून मंत्री ब्राह्मण समाज से ले दिया, डीजीपी अभी गोयल साहब हैं, पहले भी ब्राह्मण थे, प्रमुख सचिव गृह भी ब्राह्मण थे, चीफ सेक्रेटरी भी ब्राह्मण थे। तो इससे मतलब नहीं है कि आपने उन वर्ग का प्रतिनिधित्व के लिए अच्छी अच्छी पोस्टों पर तो बैठा दिया, लेकिन यदि मैं खुल के बात करूं तो जिनकी नियुक्तियां हुई उनको भी खुल के अधिकार नहीं थे कि उनको डिसीजन क्या लेना है। तो ये सब समझना पड़ेगा राजनीतिक दलों को। केवल दिखाना और नीचे धरातल पर काम करना, दोनों में बहुत अंतर है। और जब तक ये अंतर नहीं मिटेगा तब बात तमाम राजनीतिक दल समझ पाएंगे। सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव, आपके पास आते हैं, कहां जाने वाली है ये राम वर्सेस परशुराम की लड़ाई? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो इस तरीके से बात कहे वो अनुचित है। राम और परशुराम में क्या लड़ाई हो सकती है? क्या एक सिक्के के दो पहलू? दोनों ही भगवान है, दोनों ही ईश हैं और दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। तो इसमें कहां दो राय? कण कण में अगर राम है तो कण कण में परशुराम भी है। और जिन लोगों ने नारों में भगवान श्री राम को बसा के अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ी है, आज उनके खिलाफ संत न्याय यात्रा निकल रही है। आपने देखा होगा कि जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, धर्मदास जी महाराज हैं, चक्रपाणी जी महाराज हैं, ये लोग जो कि राम मंदिर के प्रथम पक्षकार थे और पूरे राम मंदिर की लड़ाई उन्होंने लड़ी। और जब मंदिर उनके प्लेंट पर बन रहा है तो जो न्यास समिति बनी उसमें सब संतों को हटा करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने लंठों को जगह दे दी। तो अब तो संत न्याय यात्रा लेकर के निकल रहा है भाजपा के खिलाफ। सभी धर्म जाति के उसमें संत हैं
और संतों को जवाब देना पड़ेगा, और संतों को जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज तो इसी बात की है कि संत को अगर अब जवाब देना है तो इनको देना है। ये तो भगवान राम के भी नहीं हुए भाई। अगर ट्रस्ट बन गया तो उस ट्रस्ट के अंदर अगर आपने संत महंत को भी शामिल किया होता तो आज भ्रष्टाचार की बात नहीं आती। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18 करोड़ में आप खरीद रहे हो, और 1410 करोड़ रुपए जो रथ यात्रा से इकट्ठा हुआ था राम मंदिर के नाम पर, उसे विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने मिल बांट के खा लिया और विश्व के सबसे अमीर पार्टी बन गई। और 7 सितारा इन्होंने 20 एकड़ में दिल्ली के अंदर अपना कार्यालय बनवा लिया, और 200 इन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय बनवा लिया, 300 जिला कार्यालय बनवा लिया, वो भी कोरोना काल में। जबकि मुद्रा जो है, मुद्रा को इन्होंने बंद कर दिया था और सब कुछ कर दिया था, तब ये हाल है। तो आप इस बात को देखिए कि ये कहां पर जाकर के खड़े हो रहे हैं और कहां ये क्या कर रहे हैं जी। तो मैं तो एक बात कह रहा हूं, तो ये तो राम के भी नहीं हुए, ये परशुराम के भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भगवान श्री परशुराम की जयंती पर छुट्टी दी, इन्होंने छुट्टी खत्म कर दी। हमने अगर उर्दू शिक्षक नियुक्त किए तो हम लोगों ने संस्कृत शिक्षक भी नियुक्त किए। मोस्टली संस्कृत शिक्षक में ब्राह्मण वर्ग के लोग शामिल हुए, उनको रोजगार मिलने का काम हुआ। और हमारे शासनकाल में जरा बता दीजिए ना कि किस जगह पर इनकी उत्पीड़न की गई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बुलडोजर चला रही है, आप देखिए ना कहां कहां चल रहा है बुलडोजर। और इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के देवमणि द्विवेदी जी और हरदोई के विधायक जो हैं, उन्होंने बकायदा 80 लिस्ट क्षत्रिय अपराधियों की दी थी, जिनमें से एक के तो भतीजे को इन्होंने बनारस वाले जो ठीक है, कपिल जी, आपके तमाम आरोपों पर जवाब ले लेती हूं। दीपक सोनकर जी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। दीपक जी, आप ही के पास आ रही हूं। घूम फिर कर सत्ता की लड़ाई फिर से धर्म पर क्यों आ गई, और ये आरोप आप पर कि बीजेपी तो भाई भगवान राम की भी नहीं हुई, और क्या उम्मीद आप लोगों से लगाई जाए? देखिए शिल्पा जी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के हर वक्त जो है वो राम भक्त तो है ही है। मगर आज मैं कपिल जी से पूछना चाहता हूं, जिन पर राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले और संतों पर गोलियां चलाने वाले आज परशुराम जी का नाम ले रहे हैं। जो जय श्री राम नारा लगाने वालों को अपराधी मानते थे, आज वो परशुराम का नाम ले रहे हैं। मानिए चलिए, आपको भी धर्म माने किस तरीके से आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, ये आपको सादा सादा सीधे सीधे समझ में आ रहा है। कपिल जी, ये जिस तरीके से आपने जिन्ना को लेकर के आए, क्यों लेकर के आए जिन्ना को? आज कब्रिस्तान बनाने वाले, कब्रिस्तान को जमीन देने वाले आज परशुराम को लेकर के आ रहे हैं। कहने में तो मैं जानना चाह रही हूँ क्यों लेकर आया जा रहा है। चलिए माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास भी आऊंगी, फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा। एक बहुत छोटे से आऊंगी सर, आऊंगी। दीपक सोनकर जी, आपको पूरा समय दूंगी आपके पास। मैं ब्रेक के बाद तुरंत लौटती हूँ, वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद करेंगे जानने की कोशिश कि आखिरकार फिर राम और परशुराम के नाम पर यहाँ उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या करने की कोशिश हो रही है, क्या मकसद है इनका, और इससे जनता का क्या भला होने वाला है। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। चल ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में राम के बाद अब परशुराम भगवान की भी एंट्री हो चुकी है। ऐसे में क्या मकसद है, क्या करना चाह रहे हैं राजनीतिक दल? हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। फिर से पैनल के पास जाते हुए दीपक सोनकर जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए और बताने की, समझाने की कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस प्लान के तहत लोगों का इस बार विश्वास जीतने में कामयाब हो पाएगी। देखिए शिल्पा जी, मैं बता रहा था आपको कि किस तरीके से आज चुनाव आते ही जिन लोगों ने राम भक्तों पर, संतों पर गोलियां चलाई, आज वो राम भक्त का दावा करते हैं। दूसरी बात, जिन्होंने हमेशा हिंदुत्व को अपमान करने का काम किया, आज वो परशुराम जी को याद करते हैं। ये चुनावी जुमलेबाजी आज अगर याद आती है तो इनको भगवान परशुराम जी भी याद आ रहे हैं, भगवान राम भी याद आ रहे हैं और भगवान सोमनाथ जी भी याद आ रहे हैं। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति कौन दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिन्ना को कौन उत्तर प्रदेश में लेकर के आया, जिन्ना का नाम किसने उजागर किया, जिन्ना को किसने सरदार वल्लभ भाई पटेल से बराबर बताया, जिन्ना को किसने जवाहरलाल नेहरू से बराबर बताया। भैया कपिल जी बोल नहीं दीजिए सर, आडवाणी जी ने, देखिए ना, आप बोल नहीं दीजिए आडवाणी जी। मैं आपको बोल लूं, मैंने आपको काफी देर से बोल रहे हैं, मुझे बोलने का अवसर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। कपिल जी आ रही हूं आपके पास, एक बार दीपक जी हमें कुछ बोलने का अवसर दे दीजिए। मैंने तो आपको इंटरप्ट नहीं किया ना सर, आप खुद ब खुद रुक गए। प्लीज जल्दी से समाप्त कीजिए, उसके बाद में कपिल जी का रिएक्शन।
जिस तरीके से आप आज जो मुझे लगता है चुनावी माहौल को देखते हुए और अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, हाँ। केवल ये दो जातियों को माने एम बाई फैक्टर को बढ़ाने के अलावा किसी और जाति को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, माने सबके साथ के साथ लेकर के काम किया है। हर अरे वर्ग तो को घूम सम्मान फिर कर देने सब का सवाल काम यहीं पर आ किया जाता है ना कि राम परशुराम ये सब मुद्दे तो आ गए हैं, आखिरकार वो विकास का मुद्दा आखिरकार क्यों नहीं आ पाता, या फिर जो अन्य आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर चर्चा क्यों नहीं होती? कपिल श्रीवास्तव आपके पास आते हैं, क्या इस बार परशुराम भगवान के सारे आप लोगों की नैया पार होगी? दीपक भाई वहीं आइएगा, बहुत दिन बाद हमारे हमको अवसर मिला है। दीपक भाई के मद्देनजर कपिल जी आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर, समय की कमी है। देखिए, बहुत फाइनल कमेंट जी, आपने बात कही तो ये तो राम भक्तों पे गोली चलवाने लगते हैं और ये नहीं बताते हैं कि जब सीबीआई की अदालत में बयान हल्फी आडवाणी जी ने, उमा भारती जी ने डाली तो उन लोगों ने कहा कि वो तो टेररिस्ट का काम था जिन्होंने गिराया, हमारा काम नहीं था, और जो लोग मारे गए वो टेररिस्ट थे। ये भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने बाकायदा बयान हल्फी दिया है। शर्म आइए आपको। और दूसरी चीज, अगर हमने ये गुनाह किया होता तो उत्तर प्रदेश की जनता 2 बार हमको सत्ता में नहीं बैठाती। उसके बाद 1992 के बाद भी हम 2 बार सत्ता में आए हैं। खुजली आपको ज्यादा मच रही है। और मैं सबसे बड़ी बात पूछ रहा हूँ कि अगर हम कुशवार थे तो आपकी जब सरकार चली है तो आपने हमको क्यों नहीं जेल भेज दिया? आपने जेल क्यों भेज दिया? तो ये आपका झुंझुना नहीं चलेगा, ये आपकी झाल झप्पी नहीं चलने वाली है। हम तो विकास पे ही बात करेंगे, विकास पे चुनाव लड़ेंगे, विकास पे पूछेंगे कि आपके 1 से लेकर के 212 नंबर तक के वादे क्यों नहीं पूरे हुए? क्यों आपने उत्तर प्रदेश सरकार का अपराधीकरण कर दिया? आपने उत्तर प्रदेश सरकार का अपराधीकरण क्यों किया? सारे अपराधियों को आपने मंत्री क्यों बनाया, मुख्यमंत्री क्यों बनाया? ये तो मैं पूछूंगा। असल मुद्दे हैं उनकी बात फिर कब होगी? हर बार होता यही है, इस बार भी यही होता जा रहा है। मंत्रियों को, अपराधियों को मुख्यमंत्री और बिजली, सड़क, विकास, इनकी बात कब होगी? नहीं, फिर से वही चीज, आप आज ही धर्म के इर्द गिर्द पूरा सियासत घूमती हुई। आप आज ही की डिबेट में देख लीजिए कि जिस मुद्दे पर डिबेट रखी है, मुझे लगता है दोनों प्रवक्ताओं ने उस पर बात नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि जो मुद्दे जनता के होने चाहिए थे, क्या वास्तव में उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा? आज जो मुद्दा आपने रखा कि ब्राह्मणों क्यों जरूरी हैं, परशुराम को क्यों लाना पड़ा, दोनों लोगों ने नहीं बोला। वो चले गए गोली पे, किसने राम भक्तों पे गोली चलवाई? उन्होंने कह दिया कि वो चंदा का पैसा इतना इकट्ठा हुआ था, वो कहाँ चला गया? साधु संत उसमें होने चाहिए थे। बात यह है कि जिस वर्ग को आप साथ में लाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में उस वर्ग के लिए आपने कुछ कहा? क्या समाजवादी पार्टी ने केवल परशुराम की छुट्टी करते इससे श्री हो गया क्या? क्या ब्राह्मणों को जो हक मिलना चाहिए था उनकी सरकार में, क्या वो हक मिला? क्या बीजेपी के साथ ब्राह्मण वापस आए तो क्या बीजेपी ने उन ब्राह्मणों को हक दिया? क्या वास्तव में ब्राह्मणों का सर्वे किया जाए कि ब्राह्मण बीजेपी सरकार से संतुष्ट हैं क्या? तो ये सब मानना पड़ेगा ना आपको कि निश्चित तौर से आप राजनीति करिए, राजनीति करने आए हैं, लेकिन कम से कम इतना तो दायरा रखिए कि आप उनके बीच जाएं दोबारा वोट मांगने के लिए, तो कम से कम गले से मिलाएं। अब समाजवादी पार्टी ने देखिए कल राष्ट्रीय स्तर पे कुछ मांगे तो हिसाब तो दे सके। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों का। माफी के साथ समय मेरे पास बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका भी, कपिल जी आपका भी, डॉक्टर सुनील कौशिक आपका भी। तो कुल मिलाकर इस समय तमाम विपक्षी दल कोशिश में लगे हुए हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक उनके पाले में चला जाए। अब ठीक है, अगर आप चाहते हैं किसी वर्ग को अपने साथ लाना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम जब वो आपके साथ आ जाए तो, और आप सत्ता में भी आ जाए तो कम से कम उस समय तो उनकी भलाई होनी चाहिए, ताकि उस वर्ग का अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी ये कह सके कि हाँ मेरा भी कुछ तो भला हुआ है। और वो आप लोगों से जब हिसाब मांगे तो आप उसका हिसाब कर सके, दे सके उसको। कम से कम इतना तो आप अपने जहन में रखिए और उस हिसाब से अपने अन्य तमाम मुद्दों पर फिर खेलने की कोशिश करें, लेकिन उनकी भलाई के साथ। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।